बहुत से लोग इस बात का इनको तकलीफ है और तनकीद कर रहे हैं कि असदुद्दीन ओवैसी दीन का सहारा लेता है। ये इनको लग रहा है कि पॉलिटिकल इक्विलिब्रियम पूरा डिस्टर्ब हो गया एमआईएम और ओवैसी से। हम पॉलिटिकल इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करेंगे। नमस्कार, पाठशाला की वीकेंड वाली एक्स्ट्रा क्लास में आप सभी का बहुत स्वागत। मैं हूं सुशांत सिन्हा। आज की एक्स्ट्रा क्लास में चैप्टर है वो वोट बैंक जिसने आजादी के बाद से इस देश की राजनीति में अहम भूमिका हर बार निभाई। वो वोट बैंक जिसके इर्द गिर्द कथित सेक्युलर पार्टियों की घेराबंदी रही। मैं बात कर रहा हूं मुस्लिम वोट बैंक की। देश की पॉलिटिक्स में करीब 20% का यह बेहद अहम वोट बैंक सत्ता की तस्वीर बनाता बिगाड़ता रहा। यही वजह है कि कई बार मुस्लिम वोट बैंक पर अपनी दावेदारी को लेकर कथित सेक्युलर पार्टियों के हित आपस में ही टकरा रहे हैं। अब यूपी को ही ले लीजिए। 90 के दशक में मुसलमानों का मोहभंग कांग्रेस से हुआ तो यह सारा वोट शिफ्ट हो गया समाजवादी पार्टी की तरफ। कांग्रेस ने लाख कोशिश की लेकिन यह वोट बैंक वो फिर से हासिल नहीं कर सकी यूपी में। 2024 के लोकसभा चुनावों में मुस्लिम वोट कांग्रेस की तरफ शिफ्ट इसलिए हुआ क्योंकि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का गठजोड़ हुआ। लेकिन अब यही मुस्लिम वोट बैंक एक बार फिर दांव पर है और इस बार चुनौती बड़ी है। हैदराबादी भाईजान ओवैसी सामने खड़े। तो क्या हैदराबाद से आए असदुद्दीन भाई यूपी में अखिलेश की पार्टी का भी हाल कांग्रेस वाला कर देंगे? एआईएमआईएम के नेता दावा करते हैं कि ओवैसी के तेवर से लेकर उनकी तकरीरें और तर्क सभी मुस्लिम युवाओं के दिलों में जगह बना रही हैं। और बात सिर्फ यूपी की नहीं है बल्कि ऐसा लगता है कि मुस्लिम हितों के मुद्दों को लेकर ओवैसी ने पैन इंडिया लेवल पर अपना पॉलिटिकल ब्लूप्रिंट तैयार किया है। आज आपको कई शहरों से रिपोर्ट दिखाऊंगा। ओवैसी क्यों चर्चा में है, बंगाल से यूपी तक और ऑल इंडिया लेवल पर क्या होने जा रहा है। पहले यह रिपोर्ट। महाभारत नहीं होती थी अगर आप पांडवों को 5 गांव दे देते। हमने 6 सीट मांगा था, आपने नहीं दिया, पूरे कौरवा बर्बाद हो गए। इसीलिए तुम आपको बता रहे हैं। तू मेरे इरादों को क्या बात से बांधेगा? अभी तो उठी है हवा, क्या तूफान हाथ से बांधेगा? ओवैसी इसी इरादे के साथ हैदराबाद से निकल चुके हैं। 2 राज्यों में एआईएमआईएम के महज 14 विधायकों और 1 अदद ओवैसी की सांसदी के साथ ओवैसी की पार्टी करीब करीब दुनिया जीतने ही निकली है। बिहार के विधानसभा और महाराष्ट्र के निकाय चुनावों में ओवैसी ने खबरदार तो कर ही दिया है। उन्हें हवा का एक कतरा समझने की भूल कथित सेकुलर झंडा बरदार न करें, वरना फिर पछताना पड़ेगा। इनको लग रहा है कि पॉलिटिकल इक्विलिब्रियम पूरा डिस्टर्ब हो गया एमआईएम और ओवैसी से। हम पॉलिटिकल इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करेंगे। आप जो बरसों से चौधराहट करके जो मुस्लिम समाज का, दलित समाज का नुकसान कर रहे हैं, हम उसको रेक्टिफाई करेंगे। और अगर ये जो इल्ज़ाम लगाने वालों को तकलीफ इस बात की है कि वो घर बैठकर राजनीति करते थे और सौदेबाजी करते थे, ये एजेंट हैं, ब्रोकरी का काम करते थे, हम इनकी दुकानों को बंद करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या ओवैसी उत्तर प्रदेश में मजबूत होंगे? ओवैसी के आगे अखिलेश को झुकना पड़ेगा? बंगाल में ममता दीदी के लिए ओवैसी चुनौती होंगे? ये सवाल बहुत छोटे हैं। जितने बड़े ओवैसी के इरादे हैं उसके मुकाबले तो वाकई बहुत छोटे। ओवैसी की मजलिसों में उमड़ती भीड़, गूंजते नारे और मजहबी लकीर पर अलाइन होती उनकी राजनीति इशारा कर रही है कि वो अब मुस्लिम वोट बैंक के सालार की दावेदारी कर रहे हैं। देश के करीब 20% मुस्लिम वोट की। सबसे बड़ा संकट उन पार्टियों के लिए है जो अब तक मुस्लिम वोट बैंक की राजनीति करती रही हैं। ओवैसी के बढ़ते कद ने ये सवाल तो इनके सामने खड़े कर ही दिए हैं कि MY समीकरण से लेकर PDA और बांग्ला माटी और भाषा वाली राजनीति का क्या होगा।
लेकिन ऐसा नहीं है कि ओवैसी ने कथित सेकुलर ब्लॉक को मौका नहीं दिया। उनको जिस तरीके से धर्मनिरपेक्ष दलों ने, कांग्रेस ने, तेजस्वी यादव ने, अखिलेश यादव ने, तमाम नेताओं ने अब तक जो इग्नोर किया, ये इग्नोर करने का जो एक सिलसिला था, इसको लेकर कहीं ना कहीं मुसलमानों में ओवैसी को लेकर सिंपैथी पैदा हो गई और वो एक धारणा कि वो बी टीम है, वो वोट कटवा है। इसलिए धीरे धीरे अब आने वाली देश की राजनीति में ओवैसी अन्य राज्यों में भी अपनी जगह बना पाएंगे, ये उम्मीद की जा सकती है। खासतौर से उत्तर प्रदेश में अब अखिलेश यादव के लिए ओवैसी आने वाले वक्त में एक मुसीबत बन सकता है। महाभारत नहीं होती थी अगर आप पांडवों को 5 गांव दे देते। हमने 6 सीट मांगा था, आपने नहीं दिया। समाजवादी अखिलेश के कई दुर्ग पर है। बंगाल में भी वो ममता के लिए मुसीबत खड़ी करने में कोई कसर छोड़ने वाले नहीं है। तो क्या बंगाल में मौलानाओं की फौज मुस्लिम वोट बैंक को बिखरने से बचाने के लिए उतारी जाएगी, जैसा कि पिछले चुनावों के दौरान हुआ था? कथित सेकुलर दलों के लिए ओवैसी एक मुसीबत की तरह क्यों है, इसे जरा ऐसे समझिए। महाराष्ट्र निकाय चुनाव में कांग्रेस का प्रदर्शन काफी निराशाजनक रहा। वो केवल 15.89% स्ट्राइक रेट ही छू सकी। तो वहीं हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM का स्ट्राइक रेट कांग्रेस से कहीं ज्यादा रहा, 29.78%। ये बिहार में गए थे। बिहार में हम तेजस्वी यादव को लेटर लिख के दिए, अलायंस कर लो, हमको खाली 5 सीट दो। एक 2 खत लिखे, तुम जीत गए तो मिनिस्ट्री मत दो, अख्तर उल ईमान हमारे बिहार के प्रदेश बोले, सदर बोले। इन्होंने नहीं करे। कांग्रेस पार्टी कितने सीट पे लड़ी मालूम आपको? 60 में कितने जीते? 6। तो वो 54 सीट पे कौन कामयाब हुए? हम हुए, बीजेपी हुई है। अरे टुट्टे, हिसाब के कच्चे, जरा देख के बोलना ब्याबा। तुम अभी अभी आए हो, सियासत में तुम्हारे दूध के दांत नहीं निकले। इसी तेवर के साथ ओवैसी उत्तर प्रदेश में एंट्री करने का मन बना चुके हैं। जाहिर है सीधी चुनौती कांग्रेस समाजवादी पार्टी के गठबंधन के सामने होगी। ओवैसी ने तो यूपी में 200 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारने की तैयारी शुरू भी कर दी है। ओवैसी इसकी शुरुआत इसी साल प्रदेश में होने वाले जिला पंचायत चुनावों से करने जा रहे हैं। AIMIM जिला पंचायत चुनाव में सभी 75 जिलों में अपने प्रत्याशियों को उतारेगी। उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ेंगे 2027 का। उसके पहले जिला पंचायत का इलेक्शन है। मजबूती के साथ हम तैयारी कर रहे हैं, लगातार मैं प्रोग्राम्स कर रहा हूं और हम चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर एक मजबूत थर्ड फ्रंट बने, क्योंकि समाजवादी पार्टी या उसका जो गठबंधन है 2017 में, 2022 में नहीं रोक पाया बीजेपी को उत्तर प्रदेश में, और दूर दूर तक कहीं से भी नहीं दिख रहा है कि 2027 में बीजेपी को रोक पाएंगे। करीब 20% मुस्लिम आबादी वाले यूपी में ओवैसी का स्थिर होना और मुसलमानों का ओवैसी की लाइन से कन्विंस होना एक अलार्मिंग साइन समाजवादी पार्टी कांग्रेस गठबंधन के लिए हो सकता है। बिहार में असदुद्दीन ओवैसी फैक्टर ने जब राहुल और तेजस्वी की जोड़ी को नुकसान पहुंचाया, तब वहां के कांग्रेस नेता ने जो कहा था उसे याद करना जरूरी है। खास बात यह है कि कुछ ऐसी ही बात समाजवादी पार्टी के नेता ST हसन ने भी पिछले दिनों AIMIM और समाजवादी पार्टी को लेकर कही थी। ओवैसी साहब सीट मांग रहे थे और उस समय
सही समय सही जगह पर अगर बात रखते ओवैसी साहब तो विचार किया जा सकता था। तो लेकिन चलिए बीत गई बात गई, लेकिन ये बात सही है कि ओवैसी साहब की बातों से हमारी युवा वर्ग थोड़ा प्रभावित हुआ है वहाँ। हम तो यही कहेंगे कि सेकुलर फोर्सेस को बढ़ावा देने के लिए असदुद्दीन साहब को भी सपोर्ट करना चाहिए उन लोगों को जो भाजपा को हरा सकते हैं। भले से हमारे साथ चुनाव लड़ें, मैं तो बहुत छोटा सा कार्य करता हूं, लेकिन मेरी पर्सनल राय यही है कि असदुद्दीन ओवैसी साहब को भी गठबंधन में लेना चाहिए। बिहार कांग्रेस के नेता इरफान अंसारी हों या समाजवादी पार्टी के पूर्व सांसद एसटी हसन, दोनों ही नेता अपनी अपनी पार्टियों के मुस्लिम चेहरे हैं। तो सवाल यह भी है कि क्या कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के भीतर मुस्लिम चेहरे ओवैसी फैक्टर से कन्विंस हो रहे हैं? कहीं ऐसा न हो कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के मुस्लिम लीडर ही एआईएमआईएम का रुख कर लें। सोशल मीडिया पर यह खबर भी दौड़ रही है कि कांग्रेस से इस्तीफा देकर बाहर निकले नसीमुद्दीन सिद्दीकी एआईएमआईएम के टच में हैं। अब सवाल यह है कि कहीं ये शुरुआत भर तो नहीं है, कहीं कुछ और विकेट समाजवादियों के भी तो नहीं गिरने वाले। ये परसेप्शन बन गया है, क्योंकि उनकी राष्ट्रीय मीडिया में उनकी विजिबिलिटी ज्यादा है, बहुत सारे मुद्दों पर प्रखर तरीके से बोलते हैं और चुनाव में जीत से बहुत सारी अपनी बातों को जस्टिफाई करते हैं। तो एक ऐसा लगने लगा है कि उनको लेकर एक भरोसा बढ़ा है लोगों। अब भरोसा बढ़ा है तभी उनके वोट बढ़े हैं, और वोट बढ़े हैं तभी उनकी पार्टी को जीत मिली है। तो ये बात तो सच है कि उनके प्रति लोगों का भरोसा बढ़ रहा है, मुसलमानों का। बड़ी मुश्किल और बड़ी मनौतियों से यूपी में अखिलेश 2024 के लोकसभा चुनावों में कांग्रेस के साथ आए थे। जाति और मुस्लिम वोट बैंक सा था, तो 2024 में बड़ा करिश्मा भी समाजवादियों ने दिखाया। 2024 के लोकसभा चुनावों में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन ने मुस्लिम वोट को बिखरने से बचा लिया। नतीजा ये हुआ कि समाजवादी पार्टी को रिकॉर्ड 37 सीटें मिली, तो गिरती पड़ती कांग्रेस को भी 6 सीटों के साथ यूपी में जीत का स्वाद चखने का मौका मिला। इन चुनावों में मुस्लिम वोटर्स ने कांग्रेस समाजवादी पार्टी गठबंधन को भर भर के वोट दिए और सीएसटीएस लोक नीति के मुताबिक 92% मुसलमानों ने समाजवादी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन को वोट किया। ओवैसी इसी वोट बैंक के तलबगार हैं। मुसलमानों को वो अब कथित सेकुलर गठबंधन से अलग अपनी खुद की सियासी जमीन पर चलने की अपील कर रहे हैं। बिहार और महाराष्ट्र में वो कुछ हद तक मुसलमानों को कन्विंस करने में कामयाब भी हुए हैं। ओवैसी की बातें अब मुसलमानों के बीच एक उठती हुई लहर की तरह है। सुनो शेर घाटी के नौजवानों बुजुर्गों, मैं हैदराबाद से पहले भी तो आपके दरमियान में आया था, आज भी आया हूं और कल भी आऊंगा इंशाअल्लाह ताला। मैं सिर्फ तुम्हारे वोटों के लिए इलेक्शन के लिए नहीं आ रहा हूं, मैं इसलिए आ रहा हूं कि मैं ये देखना चाह रहा हूं कि अल्लाह सुब्हाना व तआला मेरी जिंदगी को खत्म करने से पहले मैं चाहता हूं कि तुम नेता बनो, तुम नेता बनो, तुम लीडर बनो। मैं चाहता हूं कि तुम कायद बनो। मैं चाहता हूं कि लोग तुम्हारे सामने, तुम्हारे आगे पीछे दौड़े और जिंदाबाद के नारे मजलिस के तुम्हारे लगाए। अगर आप देखेंगे तो ओवैसी की राजनीतिक लाइन विपक्ष की कथित सेक्युलर लाइन से बिल्कुल अलग है भाई। ओवैसी की पॉलिटिक्स में धर्म और धार्मिक पहचान एक बड़ा फैक्टर है और यही वजह है कि खुद को सेक्युलर कहने वाली पार्टियां ओवैसी की परछाई से दूर रहना चाहती हैं, क्योंकि इसमें उन्हें खतरा दिखता है। कांग्रेस है, समाजवादी पार्टी है, बंगाल में टीएमसी है या कोई दूसरी कथित सेक्युलर पार्टी आप उठा लीजिए, उसको पता है कि अगर ओवैसी से नजदीकी बढ़ाए तो ध्रुवीकरण होगा और जो उनका बचा कुचा हिंदू वोट है वो भी हाथ से निकल जाएगा। दूसरी तरफ बीजेपी दोनों ही स्तर पर विन विन स्थिति में दिखती है। अगर ओवैसी अकेले दम पर ताल ठोकते हैं तो भी, और अगर सेक्युलर खेमा उन्हें अपना ले तो भी। वजीहत तो यूपी में कांग्रेसियों और समाजवादियों की है और बंगाल में ममता बनर्जी के लिए परेशानी है। आज के ओवैसी कुछ वर्षों पहले के ओवैसी नहीं है।
ओवैसी ने अपनी पॉलिटिकल लकीर बड़ी करने के लिए अपनी सियासी जुबान और जमीन दोनों पर बखूबी काम किया। अपने तीखे और आक्रामक तेवर और तर्कों से ओवैसी मुसलमानों के बीच यह बात पहुंचाने में कामयाब होते दिखे कि सेक्युलर राजनीति की बात करने वाली पार्टीज ने मुसलमानों को सिर्फ और सिर्फ इस्तेमाल किया है। अब सवाल यह है कि क्या ओवैसी की इस बात पर मुस्लिम वोटर कन्विंस हुआ है, और हुआ है तो कितना? हैदराबाद के एक खास इलाके तक सीमित एक पार्टी ऑल इंडिया लेवल पर महज एक सांसद तक सिमटी पार्टी अपने उकसाऊ और आक्रामक भाषणों वाले नेताओं के लिए जानी जाने वाली पार्टी AIMIM क्या मुसलमानों को वाकई पसंद आ रही है? क्या वाकई अब मुसलमानों को यह लगने लगा है कि उनका वोट लेकर भी उनकी बात करने वाला कोई नहीं? क्या 20% मुस्लिम आबादी आने वाले 2 राज्यों के चुनावों में मजलिस की तरफ जाने का मन बना रही है? लखनऊ के मुसलमानों की सुनिए। अक्सर देश की सियासत में एक धारणा बनी हुई है कि मुसलमानों की नुमाइंदगी कोई मुसलमान नहीं कर सकता, मतलब मुसलमानों का नेता मुसलमान नहीं होगा। लेकिन ओवैसी की चुनावी सियासत में बढ़त बनाने से अब इस धारणा को झुटलाया जा रहा है। मुसलमानों की नुमाइंदगी, उनका नेता भी मुसलमान हो सकता है, ऐसी बातें अब निकलकर सामने आने लगी हैं। वैसे लीडरशिप तो बढ़िया है और मुस्लिम के लिए ही खास करके खड़े रहते हैं। देखिए बिल्कुल मुड़ रहा है, नौजवान बहुत से जो हैं और ओवैसी साहब के साथ में हैं और कोशिश भी कर रहे हैं अपने अपने संगठन बना के, अपनी अपनी टीम बना के उनके साथ जुड़ने का काम कर रहे हैं। और मैं ये भी कहूँगा कि ओवैसी साहब आपके मुस्लिम के लीडर बढ़िया लीडरशिप करते हैं और उनका साथ देना चाहिए। कि ओवैसी साहब के अंदर एक चीज़ देखी गई है कि वो सच और हक की बात को लेकर के चलते हैं। ये मैं सिर्फ मुस्लिम हूँ या वो मुस्लिम है ये नहीं कहना चाह रहे कि मुस्लिम, वो कहीं ना कहीं एक सच और हक की बात को लेकर के चलते हैं। जो सही है उस पर उसका साथ देते हैं, उसके साथ खड़े होते हैं, और जो गलत है उसके खिलाफ वो खड़े होते हैं। क्योंकि ओवैसी बहुत ही अच्छे नेता हैं हैदराबाद के, और उन्होंने बिहार में भी बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। कांग्रेस से अच्छा प्रदर्शन रहा ओवैसी का। ओवैसी भरोसा पैदा कर पाते हैं क्या आप? बिल्कुल कर पाते हैं। वो जो बोलते हैं अच्छा बोलते हैं, साफ सुथरा बोलते हैं, खुला बोलते हैं। तो क्या मुस्लिम वोट बैंक को बिखरने से बचाने के लिए कुछ और तैयारियां की जा रही हैं? महमूद मदनी और उनके चाचा अशरफ मदनी का अचानक मुसलमानों के मुद्दों पर इतना बेचैन हो जाना, क्या ओवैसी लहर को धीमा करने का काउंटर प्लान है? क्या मुसलमान वोट बंटने की बेचैनी ने मौलानाओं की तकरीरों के मुद्दों को नश्तर सा तेज कर दिया है? आपको याद होंगी कुछ तकरीरें। किसी मौलाना ने कहा कि वंदे मातरम गाना शिर्क है, गैर इस्लामी है। कोई कहता है जुल्म होगा तो जिहाद होगा। कोई 3 तलाक से लेकर वक्फ कानून तक पर मुसलमानों को भड़काता दिखता है, और कोई कहता है कि शरिया लॉ में हस्तक्षेप हो रहा है। मस्जिदें, मज़ारे, खानखाह और मुसलमानों की संपत्ति हड़पने का प्लान सरकार बना रही है। यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले तक पर भी कई बार सवाल उठाए गए। एक तरफ मदनी है, दूसरी तरफ ओवैसी। दोनों की लाइन इस्लामिक है। दोनों धर्म के आधार पर मुसलमानों को एक होने को कह रहे हैं, लेकिन दहशतगर्दी यानी आतंकवाद पर दोनों की लाइन एक दूसरे से बिल्कुल उलट है। अरशद मदनी जहां इस्लामिक आतंकवाद को खारिज करते हैं, तो वहीं ओवैसी इसकी भरपूर मजम्मत करते हैं। हाल ही में लाल किले पर हुए आतंकी हमले पर ओवैसी ने क्या कहा, इसे सुनना जरूरी है। ओवैसी कहते हैं कि हम वतन से मोहब्बत की बात करते हैं, तो वहीं अरशद मदनी ये नैरेटिव चलाते हैं कि भारत में मुस्लिम वाइस चांसलर नहीं बन सकता। ओवैसी कहते हैं कि मुसलमानों ने तालीमी इदारे बनाए हैं। अरशद मदनी कहते हैं मुसलमान बड़ा बनेगा तो आजम खान की तरह जेल जाएगा। ओवैसी कहते हैं कि हम बम बनाने वालों का विरोध करते हैं, तो अरशद मदनी कहते हैं मुसलमानों की औलादें जेल में डाल दी जाएंगी। ओवैसी कहते हैं जो एक मदरसे का कमरा स्कूल नहीं बना सकते, जालिम अमोनियम नाइट्रेट लेकर बैठते हैं। तो अरशद मदनी कहते हैं सरकार चाहती है मुसलमानों के पैरों तले जमीन निकल जाए। हिंदुस्तान में मोहब्बत की दौलत खत्म हो गई है।
एक्सपर्ट मानते हैं कि हैदराबाद के बाहर ओवैसी अपनी कट्टरपंथी छवि को बदल रहे हैं। उत्तर भारत में ओवैसी दलित मुस्लिम समीकरण सिद्ध करना चाहते हैं। इसके लिए बेहद जरूरी है उस कट्टरपंथी छवि से बाहर निकलना जिसने उन्हें उत्तर भारत में जमीन जमाने नहीं दी। ओवैसी मुसलमानों से जुड़े मुद्दे उठाते हैं, कट्टरपंथी बयानों से परहेज करते दिखते हैं, कट्टरपंथी आतंक की निंदा करते हैं और अपनी एक राष्ट्रवादी छवि बनाने की कोशिश करते हैं। मजहब पूछकर किसी को गोली मारना, तुम कौन से दीन की बात कर रहे हो? तुम तो खवारिज से बदतर हो। ऐसे नाजुक वक्त पे भारत को एक होकर जो पड़ोसी दुश्मन है उसके खिलाफ अगर जवाब देना है तो हमको मुत्तहिद रहना पड़ेगा। पाकिस्तान यही चाहता है, आईएसआई यही चाहती है, एलईडी यही चाहता है कि इस मुल्क में हिंदू और मुसलमानों में और इख्तलाफात बढ़े। तो क्या ओवैसी एक नेशनलिस्ट मुस्लिम के तौर पर अपनी छवि गढ़ रहे हैं? क्या परंपरा पहचान के साथ ही ओवैसी राष्ट्रवादी राजनीति का एक अलग डॉक्ट्रिन लेकर मुसलमानों के बीच उतरे हैं? कट्टरपंथी और आक्रामक भाषा, तीखे तंज और तलवार से चलती जुबान ओवैसी की पहचान है। यही वजह है कि मुस्लिम युवाओं के बीच ओवैसी जगह बनाते दिखते हैं। मुसलमानों के हित की बात करने वाले ओवैसी साहब को क्या सही में मुसलमान पसंद करते हैं, ये बात देश स्तर पर उठ गई है। हमारे साथ जो है अल्पसंख्यक समाज के लोग हैं, आपसे हम शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहले बात हो रही है ओवैसी जी की लीडरशिप पर। क्या लीडरशिप उनकी पसंद आ रही है अल्पसंख्यक समाज को? इनको हम लोग इसलिए पसंद करते हैं कि दरअसल बात यह है कि वो हक की बात को उठाते हैं और जो हमारी हक की बात है और हक की बात जो उठाते हैं उनका साथ देना हमारा फर्ज है। अब लोगों ने ओवैसी साहब पर भरोसा किया है। 2020 का इलेक्शन लोग कहते थे कि बाई चांस जीत गए, 2025 बता दिया बाई चांस है नहीं, बाई चॉइस ओवैसी जीतता है। यहाँ पे यहाँ के लोगों की चॉइस है ओवैसी। और आने वाले साल, आने वाले जितने भी इलेक्शन होंगे इंशाल्लाह ओवैसी के साथ के बगैर ये कुर्सी नहीं पा सकते। कोई भी नेता है मुसलमान को वोट को इस्तेमाल करता है, वोट ले लिया उसका काम खत्म, उसके बाद मुसलमान मरे कुछ कटे कोई मतलब किसी से नहीं है। तो इसलिए हर समाज का एक नेता है, लीडर है। तो इसी तरह हम लोग के भी मुसलमान के लीडर है ओवैसी साहब, उसके लिए हम लोग जान देंगे, साथ में खड़े हैं, उनके लिए हम लोग पसंद है सब चीजें। कुछ एक्सपर्ट मानते हैं कि ओवैसी की राजनीति और दूसरी विपक्षी पार्टियों की राजनीति में एक बड़ा अंतर यह है कि ओवैसी की राजनीति कोरे विरोध की पॉलिटिक्स नहीं है। अब देखिए, चाहे कांग्रेस और विपक्षी पार्टियों का ईवीएम टैंपरिंग का आरोप वाला मुद्दा रहा, या एसआईआर को लेकर मचाया गया शोर, या वोट चोरी वाला राग, ओवैसी इन मुद्दों को सिरे से खारिज करते रहे। कई प्लेटफॉर्म से ओवैसी तो ये बात कहते रहे कि विपक्षी पार्टियों को हार के बहाने खोजने के बजाय हार की असली वजह पर काम करना चाहिए। और यही वजह है कि मुस्लिम वोट बैंक की राजनीति करने वाली पार्टियां ओवैसी को बीजेपी की बी टीम कहते हुए एक तीर से दो निशाने साध रही। अब ऐसा लगता है कि ओवैसी मुस्लिम वोटर्स तक उनके मुद्दे, उनकी बात, उनके मसलों को पहुंचाने में कामयाब हुए हैं। कम से कम पिछले साल बिहार विधानसभा चुनाव और हाल के महाराष्ट्र निकाय चुनाव तो यही संकेत दे रहे हैं। तो क्या इसीलिए ममता से लेकर अखिलेश तक की नींद उड़ी हुई है? बंगाल में मौलानाओं की तकरीरों और यूपी में मदनी के भरोसे मुस्लिम वोट बैंक को गोलबंद किया जा रहा है ताकि यह मुसलमानों का वोट बैंक ओवैसी तो न ले उड़े। क्या मुस्लिम राजनीति अब मदनी और ओवैसी के दो धड़ों में बंटती दिख रही है, या फिर ये मुस्लिम वोट बैंक पर ओवैसी इफेक्ट को कम करने की कोशिश है? क्योंकि ओवैसी पहले ही ऐलान कर चुके हैं कि बिहार चुनावों के बाद अब उनका अगला मैदान यूपी है। वो कह चुके हैं कि बिहार में 24 पर हम प्लेयर, महाराष्ट्र में दिखाया डेयर और अब यूपी में दिखाएंगे अपना असर। ओवैसी बहुत तेजी से उन इलाकों के मुसलमानों में उनके लीडर के तौर पर उभर रहे हैं जो इलाके समाजवादियों का गढ़ माने जाते हैं, जैसे कि आजमगढ़। ओवैसी साहब के हम लोग बहुत बड़े फैन हैं और पिछड़ों और खास वर्ग मुसलमानों के और दलितों के आवाज़ हैं। एक हमें ओवैसी साहब की लीडरशिप में अपनी हिस्सेदारी दिखती है। हमारे भविष्य दिखता है जो राजनीतिक रूप से सेकुलर पार्टियों ने हमारा भविष्य खराब कर दिया था। ओवैसी साहब हम लोगों के लिए हक की लड़ाई लड़ रहे हैं।
क्योंकि वो सही है, सही लगते हैं, सही आदमी है। सबको तो आजमा लिए हैं, सभी को देख लिया गया है। अभी तक तो सपा को देते थे वोट, लेकिन अब की बार ओवैसी साहब को देंगे। मदनी मुस्लिम वोटों के बंटवारे को लेकर गंभीर हैं। वो हरगिज नहीं चाहते कि उत्तर प्रदेश में मुसलमानों का वोट बटे और अखिलेश राहुल का गठबंधन कमजोर हो, लेकिन ओवैसी मानने को तैयार नहीं। मदनी और उनके शागिर्दों ने महाराष्ट्र में भी ओवैसी को रोकने की कोशिश की थी। महमूद मदनी तो सरेआम कह चुके हैं कि ओवैसी दक्षिण में रहें तो ठीक, उत्तर की तरफ उन्हें किसी भी कीमत पर बढ़ने नहीं दिया जाएगा। महाराष्ट्र में भी मदनी की कोशिश पूरी रही थी कि ओवैसी की पार्टी मुंह के बल गिरे, जैसा कि लोकसभा चुनावों में यूपी में हुआ और उससे पहले 2022 के यूपी विधानसभा चुनावों में। मदनी की गोलबंदी का असर यह हुआ था कि महाराष्ट्र में इकलौती लोकसभा सीट AIMIM के हाथों से छिन गई। लेकिन इस बार मदनी और उनके शागिर्दों को ओवैसी ने महाराष्ट्र निकाय चुनावों में जवाब देकर हिसाब किताब बराबर कर दिया। अब मौलाना रोना नहीं, अब लोतरांडी नहीं करना तुम। और बाद में नहीं बोला देखो मौलाना को बोले। तुम मौलाना रहे तो मस्जिद में बैठ के वाज करो, तुम सियासी प्लेटफॉर्म पे आए तो फिर सब खुलता, पूरा पूरा खुलता। अब आप नहीं बोलना मौलाना मेरे को बोले, मेरे को बोले। आप स्टेज पे चढ़ेंगे, सियासत के एक एक चीज को बेनिकाब करूंगा, जवाब दूंगा। मेरी फितरत में आदत नहीं है किसी का कर्जा रख के वापस चले जाऊंगा। ओवैसी अपनी रॉ में है। वो राग छेड़ना जानते हैं तो रार भी छेड़ सकते हैं। पिछले कुछ वर्षों में ओवैसी की बातों और उनके मुद्दों ने मुसलमानों के बीच जगह बनाई है, पर सवाल हिस्सेदारी का है। मुस्लिम वोट बैंक की सियासत करने वाली पार्टियों को अंदाजा है कि उत्तर में ओवैसी को जमीन देने का मतलब है एक कोर वोट बैंक से धीरे धीरे हाथ धो लेना, क्योंकि मुसलमान वोटर ये सोच सकता है कि बात जब मजहबी लाइन पर राजनीति की ही है तो ओवैसी पर दांव क्यों न चला जाए। अगर ऐसा हुआ तो फिर क्या होगा? ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत। पाठशाला की एक्स्ट्रा क्लास में अब नेक्स्ट चैप्टर। बहुत जी हजूरी कर रहे थे आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ, ट्रंप ने एक ही झटके में सदमा दे दिया। कितनी ही बेइज्जती झेलेगा पाकिस्तान पता नहीं। एक तो जिस भी इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर पाकिस्तान पहुंचता है उसकी घनघोर बेइज्जती ही होती है। जिस भी मुल्क से हाथ मिलाता है वो या तो झटक देता है या फिर हाथ खींच लेता है। ताजा मामला अमेरिका का है, जिसने अपने देश के नागरिकों के लिए पाकिस्तान जाने को लेकर नई गाइडलाइंस जारी कर दी, जिसमें पाकिस्तान में आतंकी हमले तक को लेकर चेताया। मतलब मुनीर और शहबाज जो ख्वाब देख रहे थे कि अमेरिका के बड़े बड़े बिजनेसमैन लाहौर और कराची में इन्वेस्ट करेंगे, पाकिस्तान की इस सोच को एक ही झटके में ट्रंप ने खत्म कर दिया। ऐसा क्यों किया गया? ट्रंप ने पाकिस्तान पर ट्रस्ट नहीं होने की क्या वजह है? पूरी रिपोर्ट देखिए। अमेरिका का फरमान, भूल कर भी ना जाना पाकिस्तान। अमेरिका की एडवाइजरी, आतंकिस्तान को खरी खरी। जी हुजूरी काम ना आई, ट्रंप ने मुनीर को औकात बताई। ऐसा ही होता है जब बेगैरत जिन्ना का मुल्क मुगालता पाल लेता है। ऐसा ही होता है जब आतंकियों को पालने पोसने वाला अमन का फर्जी दिखावे करने लग जाता है। पाकिस्तान के साथ यही हो रहा है। हो क्यों रहा है ये आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले पाकिस्तान का हाल देख लीजिए। पड़ोस के मुल्क पाकिस्तान में बिलबिलाहट ऐसी ही है। पाकिस्तानी अपने मुकद्दर को कोस रहे हैं। कह रहे हैं कि चीन को छोड़कर जिस अमेरिका को माई बाप बनाया था, उसी अमेरिका ने आतंकी मुल्क को उसकी हैसियत बता दी। असल में अमेरिका ने पाकिस्तान को लेकर ट्रैवल एडवाइजरी जारी कर दी है। अपने नागरिकों को पाकिस्तान की यात्रा नहीं करने की सलाह दी। एडवाइजरी में कहा गया कि पाकिस्तान में आतंकी हमला हो सकता है। बस में, कार में, बाजार में किसी भी वक्त ब्लास्ट हो सकता है। पाकिस्तानी अमेरिकियों को अगवा कर सकते हैं, लिहाजा पाकिस्तान जाने से पहले अपनी सुरक्षा के बारे में सोच लें।
महीने भर के दौरान यह दूसरा मौका है जब अमेरिका ने पाकिस्तान को बड़ा झटका दे दिया। इससे पहले अमेरिका पाकिस्तानियों के लिए अपने मुल्क में नो एंट्री का बोर्ड लगा चुका है, पाकिस्तानियों के लिए वीजा बैन कर चुका है। इसीलिए पाकिस्तानी अपने हाल पर टेसू बहा रहे हैं। पिछले 48 घंटे से पड़ोस के मुल्क में ऐसा ही मातम जारी है। पाकिस्तानी सोच रहे हैं कि जिस अमेरिका की चौखट पर शहबाज शरीफ से लेकर आसिम मुनीर तक माथा टेकते रहे, जिस डोनाल्ड ट्रंप की जी हुजूरी में कोई कोर कसर बाकी ना रखी, उसी अमेरिका ने अपने ही लोगों को पाकिस्तान ना जाने की सलाह क्यों दे दी? अमेरिका ने अपने नागरिकों को पाकिस्तान ना जाने की सलाह क्या दी? पाकिस्तानियों का हलक सूख चुका है। लेकिन सवाल यह है कि पड़ोस के आतंकी मुल्क में ऐसा क्या हो गया कि अमेरिका को बाकायदा पाकिस्तान के लिए एडवाइजरी जारी करनी पड़ी? पाकिस्तानियों को भी पता है कि पाकिस्तान एक आतंकी देश है। आतंक की फसल को इस्लामाबाद के हुक्मरान खाद पानी देते रहे हैं। वही फसल जिन्ना के मुल्क को बर्बादी के कुएं में धकेल रही है। पड़ोस के आतंकी मुल्क के आज के हालात भी जान लीजिए। सिर्फ 12 साल में पाकिस्तान का विदेशी कर्ज 2 गुना हो चुका है। साल 2011 में पाकिस्तान पर करीब 66.4 अरब डॉलर का विदेशी कर्ज था, जो 2023 में बढ़कर 124.6 अरब डॉलर तक पहुंच चुका है। भारतीय मुद्रा में देखें तो यह आंकड़ा 103 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा बैठता है। 2 दिन पहले ही पाकिस्तान की संसद में पेश रिपोर्ट में बताया गया कि हर पाकिस्तानी के सिर पर अब तक 3,33,000 रुपए का कर्ज हो चुका है। स्थिति यह है कि पाकिस्तान के पास मूलधन तो दूर, ब्याज की किस्त चुकाने के पैसे नहीं है। पाकिस्तान के हुक्मरान भीख मांगने के लिए कटोरा लेकर दर बदर भटकते रहते हैं। लेकिन अब कई देश शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर को देखते ही दरवाजा बंद कर लेते हैं। पाकिस्तानियों के सामने मुल्क की गुर्बती को लेकर घड़ियाली आंसू बहा रहे इन जनाब के पास पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का ओहदा है, लेकिन काम सऊदी के शेखों से लेकर चीन और अमेरिका की चौखट तक भीख मांगना है। और ऐसा करने वाले ये पहले शख्स नहीं है। वजूद में आने के बाद से ही जिन्ना के मुल्क के हुक्मरानों को कर्ज लेकर घी पीने की आदत पड़ी हुई है। इसीलिए पाकिस्तान आज सिर से ऊपर तक कर्ज के कुएं में डूबा हुआ है। थिंक टैंक नेटस्ट्रैट ने पिछले साल नवंबर की 26 तारीख को पाकिस्तान के आतंक को लेकर एक रिपोर्ट जारी की थी और इस रिपोर्ट में बताया गया था कि किस तरह से पाकिस्तान की सेना और खुफिया एजेंसी ISI ने आतंकवाद को भारत के खिलाफ पिछले 78 सालों से हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया है और ये बात अब पूरी दुनिया जानती है। पाकिस्तान की बर्बादी की सबसे बड़ी वजह यही है। आज जब हमारे देश में 53.5 लाख का बजट पेश हुआ तो पाकिस्तान की आवाम ने अपने हुक्मरानों को आईना दिखाना शुरू कर दिया। भारत के बजट पेश होने के बाद से ही पाकिस्तानी हलकान हुए जा रहे हैं और ऐसा होना लाजमी है। पाकिस्तानी जान रहे हैं और मान रहे हैं कि हिंदुस्तान के सामने उनके मुल्क की हैसियत बित्ती भर की नहीं है। बिल्कुल दुरुस्त बात कही। पाकिस्तान के हुक्मरानों का हाल ये जो दूसरों के कर्ज पर पलते हुए भी डींगे हाँकने से बाज नहीं आता। लेकिन सच्चाई क्या है वो जानिए। पिछले साल पाकिस्तान ने अपने रक्षा बजट में 20% की भारी बढ़ोतरी की थी। 2025-26 के रक्षा बजट में 2.55 ट्रिलियन यानी कि 2.1 अरब पाकिस्तानी रुपए के बराबर रकम रखी गई थी, लेकिन खर्च कर दिए 2.2 खरब रुपए, यानी कि पाकिस्तान की सेना पर तय बजट से भी 103% ज्यादा खर्च कर दिया गया। बावजूद इसके पाकिस्तान की फौज की हालत क्या है, एक दिन पहले की इन तस्वीरों से समझा जा सकता है, जब बलूचों ने एक बार फिर से मुनीर के वर्दी वाले कायरों को उनकी औकात बता दी। बलूच विद्रोहियों ने एक साथ 12 शहरों में पाकिस्तानी फौज के ठिकानों पर हमला बोला। बलूचों के खिलाफ मुनीर के कायर अपनी वर्दी और हथियार छोड़कर भाग गए। पाकिस्तान की फौज को सरेंडर करने और भागने की पुरानी आदत है, लेकिन पाकिस्तान की तिजोरी लूटने में रावलपिंडी के फर्जी जनरल सबसे आगे रहते हैं। इसीलिए पाकिस्तान भारत का बजट देखकर शहबाज एंड कंपनी को आईना दिखा रहे हैं। बड़ी बड़ी बातें करने वाले पाकिस्तानियों की हैसियत इतनी ही है। रक्षा बजट की भी बात कर लेते हैं। पाकिस्तान का रक्षा बजट 2.1 अरब पाकिस्तानी रुपए है। अगर हम इसे आज की भारतीय मुद्रा के हिसाब से देखें तो यह महज 72,850 करोड़ रुपए बैठता है। मजेदार बात यह कि भारत ने पिछले साल सिर्फ एक हथियार के लिए करीब करीब पूरे पाकिस्तान के रक्षा बजट के बराबर खर्च किया था। यह खर्च भारतीय वायुसेना के लिए 97 तेजस MK-1A फाइटर जेट्स के लिए डील हुई थी। यानी जितना पाकिस्तान का रक्षा बजट उतने में तो हम फाइटर जेट खरीद लेते हैं।
इस साल हमारे देश के बजट में रक्षा क्षेत्र के लिए 7.85 लाख करोड़ रुपए आवंटित किए गए, जिसे देखकर पाकिस्तानियों को अभी से खौफ सताने लगा है। पाकिस्तान का एक तबका जानता है कि भारत सुपर पावर बन चुका है, लेकिन इस्लामाबाद के सियासतदानों को भी अब यह बात समझ आ चुकी है कि शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर राष्ट्रपति ट्रंप की कितनी भी चापलूसी कर लें, अमेरिका ही नहीं पूरी दुनिया के लिए पाकिस्तान आतंकी मुल्क ही रहेगा। असल में ऑपरेशन सिंदूर में पड़ी मार के बाद पाकिस्तान अमेरिका की चौखट पर रहम की भीख मांगता रहा। राष्ट्रपति ट्रंप ने भी भलमन साहब दिखाते हुए शहबाज शरीफ और मुनीर की तारीफ कर दी, तो पाकिस्तानी चीन की जगह अमेरिका को अपना माई बाप समझने लग गए। लेकिन ट्रंप ने पाकिस्तान को उसकी हैसियत बताने में देर नहीं की, इसीलिए अमेरिका के नागरिकों को पाकिस्तान ना जाने की नसीहत मिलने के बाद से इस्लामाबाद से लेकर रावलपिंडी तक सन्नाटा पसरा हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नवभारत। नरेंद्र मोदी ने बीते 10 सालों में इस देश की रेलवे नेटवर्क को बदला है। भाई, इंटरनेशनल लोक प्लेन जैसी सुविधाएं, मोदी की नए वंदे भारत में ऐसा क्या क्या हो गया कि रील्स की बाढ़ आ गई है। नई वंदे भारत की वो तस्वीर, वो वीडियो, पब्लिक में गजब का क्रेज। मोदी ने ट्रेन के सफर का फील कैसे गजब बदल डाला है, अब इसके बारे में आपको दिखाता हूं। बॉस, आप ये देखिए, एक जमाना होता था कि जब लोग ट्रेन में सफर करने जाते थे तो सोचते थे बाप रे बाप क्या होगा, बैठने को जगह मिलेगी नहीं मिलेगी। बाथरूम में मग्गा जो है वो बंधा रहता था चेन से। नरेंद्र मोदी ने तस्वीर 10 साल में ऐसी बदली, 11 साल में, कि अब हवाई चप्पल वाले जो हैं वो प्लेन में जा रहे हैं और जो लोग ट्रेन में भी जा रहे हैं वो हवाई सफर का मजा ले रहे हैं। हवाई जहाज वाला फील लेकर रील बना रहे हैं। आज से 10 साल पहले की तस्वीरें आपको याद होंगी जब ट्रेन के टॉयलेट में रखा मग्गा चेन से बंधा होता था। सीट ऐसी होती थी कि रात भर सोना मुश्किल हो जाता था। ट्रेन के पंखों को उंगली डालकर स्टार्ट करना पड़ता था। आज का जेनजी तो देखा नहीं होगा, ऊपर वो जाली वाला पंखा रहता था, चलता नहीं था गर्मी में, तो ऐसे कि पेन लेके डाल के ऐसे घुमाना पड़ता था। टॉयलेट में पानी आएगा नहीं आएगा ये सब पता नहीं होता था। लेकिन नरेंद्र मोदी ने इस देश में जो बड़े बड़े बदलाव किए, उसमें आप कंपैरिजन कीजिए तब की ट्रेन और अब की ट्रेन का, आपको फर्क दिखेगा। आज की ट्रेन में वॉशरूम के साथ बाथरूम है, नहा सकते हैं आप बॉस, गीजर लगा हुआ है, ऐसी ऐसी सुविधाएं कि आपको लगेगा नहीं कि आप ट्रेन में हैं। ट्रेन का लुक बिल्कुल इंटरनेशनल बना दिया गया। ट्रेन में हवाई जहाज जैसी सुविधाएं हैं, 7 स्टार होटल वाली सर्विसेज मिल रही हैं। पीएम मोदी ऐसी जबरदस्त ट्रेन लेकर आए तो विपक्ष को मिर्ची लग गई। ममता बनर्जी की पार्टी को ट्रेन में कोई कमी नजर नहीं आई तो मेन्यू पे सवाल उठा रही कि नॉनवेज क्यों नहीं मिलेगा। टीएमसी के सवाल पर रेलवे ने क्या जवाब दिया ये भी बताऊंगा। कैसे इस पर रील बन रही है। आज पहली बार ये ट्रेन चली है तो क्या हुआ है, सब दिखाऊंगा। पहले एक झलक देखिए। घर जाके क्या बताओगे? सर उन्होंने तो हमें ट्रेन में भेजा था, लेकिन हम तो फ्लाइट जैसा सफर करते। ये ट्रेन कैसे लगी? एकदम अच्छा। देश की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन पटरी पर दौड़ी। ये ट्रेन हावड़ा, कोलकाता के पास हावड़ा को गुवाहाटी के कामाख्या जंक्शन से जोड़ने जा रही है। ये ट्रेन इतनी खास है कि लोग रील्स बना बनाकर सोशल मीडिया पर डाल रहे हैं। साथ ही ये भी बता रहे हैं कि नए वंदे भारत में क्या और कितनी सुविधाएं हैं। पहले लोग रील बनाते थे, देखो इधर गंदा है, देखो ऐसा है, अरे इधर चद्दर फटा हुआ है। नई वंदे भारत स्लीपर ट्रेन की रील में लोग बता रहे हैं कि अरे यार गजब ही हो रखा है। और आप याद कीजिए कि पहले का ट्रेन कैसे होती थी। मैं कुछ तस्वीरें आपको दिखा रहा हूं। नई वंदे भारत स्लीपर ट्रेन को देख लोगों की पुरानी यादें ताजा हो गई, जब ट्रेन के टॉयलेट में चेन से मग्गे को बांधना पड़ता था। अगर मग्गे को नहीं बांधा तो लोग मग्गा लेके चल देते। अब जो वंदे भारत आई है उसके टॉयलेट को देखेंगे तो होटल का टॉयलेट याद आ रहा है। भाई उसमें नहाने की सुविधा, गीजर लगा हुआ है। भाई लोग अब नई वंदे भारत स्लीपर के टॉयलेट का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पे डाल रहे हैं। टॉयलेट दिखा रहे हैं कि देखो कितना खूबसूरत टॉयलेट है। पुरानी ट्रेन में पंखों की क्या हालत होती थी, किसी से छिपी बात नहीं है।
ऐसा हो नहीं सकता था कि किसी भी एक कोच में सभी पंखे सही से चल रहे हो। ये देखिए जाली वाला पंखा होता था, इसे पेन डालिए घुमाइए तो घूमता था। आज की नई वंदे भारत ने पूरी तस्वीर बदल दी। इस ट्रेन में क्या क्या सुविधाएं दी गई हैं आप भी देखिए जरा। आज भी लोग पुरानी ट्रेन और नई ट्रेन को कंपेयर कर रहे हैं। पहले तो ट्रेन का कोई हिस्सा ऐसा नहीं होता था जहां गंदगी ना हो। सीट से लेकर वॉश बेसिन तक में कूड़े का ढेर दिखता था। पीएम मोदी ने तस्वीर को बदला, लोगों को ऑप्शन दिया कि वो भी हवाई जहाज वाला फील ट्रेन में ले सके। सीट ऐसी होती थी कि 6 घंटे लेटना मुश्किल होता था, कई बार तो सीट फटी हुई मिलती थी। चद्दर गंदे दिखते थे। आज की डेट में डिजाइनर चद्दर आया हुआ है। वो जो आपको शीशा दिखा रहा था वो आदमी, एक बटन दबाइएगा तो शीशे में बाहर दिखने लगेगा, छोड़िएगा तो शीशा जो है वो कवर हो जाएगा। अद्भुत ट्रेन बन गई है भाई। लोग कह रहे हैं कि एक बार तो इसका फील लेने के लिए सफर करना पड़ेगा। इस तरह की ट्रेन बन गई तो देश जो है ना वो बदल रहा है। हम इस समय वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन के बिल्कुल बीच मौजूद हैं और इस वंदे भारत एक्सप्रेस में आपको किस तरह की सुविधाएं मिलती हैं वो आज हम आपको विस्तार से बताएंगे। इस वंदे भारत एक्सप्रेस को स्पेशली डिज़ाइन किया गया है। ये श्रीनगर से कटरा के बीच चलती है। कश्मीर घाटी के ठंडे मौसम को जहन में रखते हुए इसे डिज़ाइन किया गया है। सबसे बड़ी बात यह है कि देश में जिस तरीके की वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन चलती है ये उनसे डिफरेंट है। ये पहली देश की ऐसी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन है जिससे ठंड के मौसम की चुनौतियों को मुकाबला करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। इसमें आपको हीटिंग मोड मिलेगा, उसके साथ साथ जो इस वंदे भारत एक्सप्रेस की जो कैबिन्स है वो इंसुलेटेड मिलेंगे। आपको हर तरह की सुविधा मिलेगी। ख़ास तौर पर कश्मीर घाटी में जिस तरीके की ठंड होती है और फ्रीजिंग टेम्परेचर्स होता है, -20 तक के तापमान के साथ ये ट्रेन जो है वो लड़ करेगी और उसमें जो है पैसेंजर्स को वो कंफर्ट प्रावधान करेगी। इस ट्रेन को इसीलिए डिज़ाइन किया गया है ताकि कश्मीर के ठंडे मौसम में आपको किसी तरह की असुविधा ना हो। सबसे पहले जो आपके केबिन्स हैं उसमें आपको हीटिंग मोड मिलेगा एयर कंडीशनिंग के साथ। उसके साथ इसकी जो विंडोज़ है वो भी इंसुलेटेड है। यहाँ तक कि जो ट्रेन का मैकेनिकल पार्ट है उससे भी ख़ास तौर पर जो है इंसुलेटेड किया गया है और गर्म हवाएं ट्रेन के ब्रेकिंग सिस्टम तक पहुँच जाती है जो कि ट्रेन को आसानी के साथ चलने में मदद करती है। 191 किलोमीटर का ये सफ़र जो पहले कई घंटों में तय हुआ करता था अब सिर्फ 3 घंटे में ये सफ़र तय होता है। पिछले वर्ष जून के महीने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्रीनगर जम्मू रेलवे लाइन का उद्घाटन किया था और उसी समय पर वंदे भारत एक्सप्रेस की इस ट्रेन को जम्मू कश्मीर के लोगों को सौगात के तौर पर दिया था।